हेलो स्टूडेंट, फिक्स टारगेट 2.0 परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। और यह क्लास बिहार बोर्ड से 10th की एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो भी बच्चे हैं हमारे क्लास से जुड़िए। आपको इस क्लास में बायोलॉजी से प्यार नहीं करवा दिया तो फिर हमको कहना कि सर आप तो झूठे हैं। बहुत मज़ा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में प्यारे दोस्तों, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। और ये क्लास जो 5 दिन तक चलेगी बायोलॉजी की, फिर आपको एक महामैराथन क्लास भी मिलेगा बच्चों। तो 5 दिन इस क्लास को शिद्दत से कर लो, महामैराथन क्लास को कर लेना। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन का धजिया छोड़ा के आ जाना। बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वह है जैव प्रक्रम चैप्टर। और जैव प्रक्रम जो कि हमारा पहला नंबर यूनिट है। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो इस बार पूछी जाएगी, और भविष्य में कभी भी आप अगर बोर्ड का एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित ही एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्म को जानना है बच्चों। बायोलॉजी के बेसिक फॉर्म को जानिए, बायोलॉजी। अब यहां से एग्जाम में हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप। ये दो तरीके के क्वेश्चन तो आते हैं। ऑब्जेक्टिव को अभी हम छोड़ देते हैं, शॉर्ट टाइप और एक आता है लॉन्ग टाइप। ऑब्जेक्टिव की तो वीडियो आपको बहुत सारे हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आप जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां से ऑब्जेक्टिव की झड़ी लगी हुई है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखो। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपसे 2 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन बच्चों? 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन को हल करना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं सॉल्व कर दो। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर का ये हो गया। फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। एक जो होगा वो होगा आंसर राइटिंग करने वाला और दूसरा होगा चित्र बनाने वाला। तो बच्चों उसमें से लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगी, यहां भी मैं आपको कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं आपको 3 चित्र को गैस करके दूंगा। 3 चित्र आपको सीख लेना है। अगर वो 3 चित्र सीख लेते हो तो वो दोनों सीटिंग में निश्चित ही छपेगा उसमें से 2 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक बनाना होता है और ये 5 मार्क का होता है बच्चों। तो ये 5 मार्क्स हो गए। मतलब आपके शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप्स मिलाकर कुल 13 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और शिद्दत के साथ इस क्लास को पढ़िए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें करना है वह है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में छपा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यह एक प्रकार की वैसी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें जो है भोजन तैयार करने के लिए हरे पेड़ पौधे को कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो पौधे उस कच्ची सामग्री को कैसे प्राप्त करते हैं और कहां से प्राप्त करते हैं? तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहां से? वायु से प्राप्त करते हैं बच्चों। कहां से प्राप्त करते हैं? वायु से। इसके बाद जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश को पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से प्राप्त करते हैं। कहां से बच्चों? सूर्य से प्राप्त करते हैं। इसके बाद जल और अन्य खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण को कहां से प्राप्त करते हैं? खनिज लवण को तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहां से बच्चों? मृदा से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। समझ गए? तो आइए सर अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है? सर अगला क्वेश्चन करना है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अमाशय, अमाशय किसको कहते हैं? पेट को। बाहर से जो पेट दिखता है उसको हम पेट कहते हैं, लेकिन उसी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों? अमाशय कहते हैं सर। उसी को हम उदर भी कहते हैं, दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? उदर भी कहते हैं। समझ गए? इसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो चलिए, क्या होता है? HCl अम्ल। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हमारे अमाशय में क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो किस एंजाइम को? पेप्सिन एंजाइम को। किस एंजाइम को? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सहायता करता है। किसको सहायता करता है बच्चों? तो पेप्सिन एंजाइम को। और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। HCl अम्ल क्या करता है? हमारे भोजन के, हम जो भोजन करते हैं उसके साथ बहुत सारी कीटाणु अंदर चली जाती है, जिसको HCl अम्ल क्या कर देता है? नष्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? नष्ट करने का
काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है। अगला क्वेश्चन सर हमें करना है कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को और इस बार निश्चित ही छपेगा क्वेश्चन। तो पाचक एंजाइम, हम जो कोई चीज खाते हैं तो वह पचता है, वह किसके कारण? तो एंजाइम के कारण सर। किसके कारण? एंजाइम के कारण। और यह कैसा एंजाइम होता है सर? तो यह पाचक एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है? पाचक एंजाइम होता है। तो इस पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है? पाचक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को किसमें? प्रोटीन को बदलता है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट को यह किस में बदलता है? ग्लूकोज में। किस में बदलता है सर? ग्लूकोज में। और वसा को किस में बदलता है सर? तो वसीय अम्ल में। किस में बदलता है? वसीय अम्ल कहें या इसी को हम गिल्सरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गिल्सरॉल कहते हैं। तो गिल्सरॉल में बदल देता है। यही कार्य है किसका सर? पाचक एंजाइम का सर। किसका काम है? पाचक एंजाइम का। चलिए सर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है? गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस, फुफ्फुस किसको कहते हैं? फेफड़ा को। किसको कहते हैं? फेफड़ा को। तो मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? क्या किया जाता है? कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो देखिए आंसर क्या करेंगे सर? तो मानव का जो फुफ्फुस होता है यानी कि फेफड़ा होता है, क्या होता है सर? फेफड़ा जो होता है वह गुब्बारे जैसी संरचना वाला होता है। कैसा होता है? गुब्बारे, गुब्बारे जानते हो ना, बेलून की तरह। कैसा होता है? बेलून की तरह। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से हृदय की संरचना होती है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं सर। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। गुब्बारे जैसी ये संरचना श्वसन के लिए आवश्यक गैसों की मात्रा और आवश्यकताओं के अनुसार फैल या सिकुड़ सकती है। ये जो फेफड़ा है इसमें शिथिलन और संकुचन दोनों की क्रिया होती है। क्या होती है सर? शिथिलन और संकुचन, मतलब ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। जब देखते होगे तुम सांस लेते हो, क्या लेते हो? सांस लेते हो, लंबी सांस लिए तो क्या हुआ? यह सांस लेते हैं तो यहाँ से हवा जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वह फैलता है, फेफड़ा क्या होता है? फैल जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन बाहर आता है और तब यह क्या होता है सर? तो सिकुड़ जाता है। क्या होता है सर? सिकुड़ जाता है। इस प्रकार मानव फुफ्फुस क्या करता है? तो अधिक क्षेत्रफल को अभिकल्पित करता है। क्या करता है? अधिक क्षेत्रफल को अभिकल्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? ये क्वेश्चन भी स्टार लगाइए, एग्जाम में आ सकती है। अब क्वेश्चन को समझते हैं सर। क्या कहता है? मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? आपको याद रखना है सर, मूत्र जो बनता है क्या होता है? मूत्र जो बनता है इसका नियमन किसके द्वारा होता है? तो पुनर्अवशोषण के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्अवशोषण के द्वारा। अवशोषण के द्वारा मूत्र बनने की क्रिया का नियमन होता है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। यानी कि मूत्र जो होता है इसमें जल होती है। क्या होता है? मूत्र में क्या होती है? जल होता है। और यह क्या होता है? शरीर का अवशिष्ट जल होता है। शरीर में संपूर्ण क्रिया के पश्चात जो खराब जल बच जाता है वह जल किसका निर्माण कर लेता है? मूत्र का निर्माण कर लेता है सर। किसका निर्माण कर लेता है? मूत्र का निर्माण कर लेता है। तो मूत्र में जल की मात्रा क्या होता है? शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल और तथा विलेय कितना उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है क्या? मूत्र का निगमन। किसका निगमन? मूत्र का नियमन। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार जानते हो ना, जिसको हम लोग ठेठ की भाषा में कहते हैं लेर। क्या कहते हैं? लेर कहते हैं। मतलब जैसे ही देखते हैं हम क्या कि कोई कुछ ऐसे पदार्थ का नाम लिए, जैसे कह दिए अचार, पूरा मुंह पानी से भर गया, मतलब लार से भर जाता है। कहाँ से भर जाता है? लार से। और यह लार जो है यह हमारे भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? भोजन के पाचन में लार निम्नलिखित तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। फर्स्ट तो ये कि लार में एक एंजाइम होता है। क्या होता है? लार में एक एंजाइम होता है। जो एंजाइम क्या कहलाता है सर? तो सलाइवरी क्या कहलाता है? सलाइवरी इमाइलेज। क्या कहलाता है? सलाइवरी इमाइलेज कहलाता है। यह एंजाइम मंड को क्या करता है? विखंडित करके शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। इसके बाद दूसरा नंबर, लार भोजन को चिकना बनाता है। लार जो होता है भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है, जिससे इसे चबाने में, मतलब भोजन को चबाने में और सटकने में
काफ़ी आसानी होती है और इस प्रकार जो हम भोजन करते हैं तब वह भोजन आसानी से क्या हो पाता है, आसानी से पच जाता है। समझे कि नहीं समझे? भोजन के पाचन के लिए लार का होना बहुत जरूरी है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार लगा लो, आपसे 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर के भी, कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए सर, अंतर में क्या करना है, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे वायवीय श्वसन और दूसरे तरफ लिख लेंगे अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सर किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, उस श्वसन को हम क्या कहेंगे सर? तो वायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको सर कहेंगे अवायवीय श्वसन। दूसरा अंतर आपको याद रखना है कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण नहीं आंशिक विखंडन होता है। सर क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है। तीसरा नंबर सर आपको याद रखना है कि वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके बाद जल अंतिम उत्पाद होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन में इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये 2 नंबर के जब पूछा जाए तो केवल आपको 3 ही अंतर लिखना है। चौथा नंबर आपको लिखना है वायवीय श्वसन में क्या होता है, उच्च मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 5 नंबर में सर आपको याद रखना है वायवीय श्वसन जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। लेकिन अवायवीय श्वसन किसमें होता है? केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। छठा नंबर पॉइंट आपको सर क्या याद रखना है, तो वायवीय श्वसन में 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 38 एटीपी अणु मुक्त होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अवायवीय में केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होता है। कितने? केवल 2 अणु एटीपी मुक्त होता है। कंप्लीटली रूप से आप इसको याद रखेंगे, 6 के 6 पॉइंट आपको रट जाना है। सीधे सीधे आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछी जा सकती है, 2 नंबर में भी या 5 नंबर में भी। अगला क्वेश्चन सर आपको याद रखना है, क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? या आपसे इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि रक्त के दोहरे परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? समझे कि नहीं समझे? यानी कि क्या पूछा, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र या पूछे आपसे रक्त के दोहरे परिसंचरण तंत्र, तो दोनों एक ही चीज होता है सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आ रहा है ना? चलिए आंसर में हमको लिखना है मनुष्य सहित समस्त स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब जितने भी स्तनधारी जीव है मनुष्य के साथ साथ उस सभी में दोहरा परिसंचरण होता है। अब ये कैसे होता है? तो सबसे पहला परिसंचरण जो होता है यह हृदय और फुफ्फुस के बीच होता है। किसके बीच? हृदय और फेफड़े के बीच। किसके बीच होता है? हृदय और फेफड़े के मध्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे सर हम कहते हैं पल्मोनरी परिसंचरण। क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो दूसरा परिसंचरण होता है यह हृदय और शरीर के बीच होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमैटिक परिसंचरण। क्या कहते हैं सर? सिस्टेमैटिक परिसंचरण। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में 2 तरीके का रक्त बहता है, एक बहता है शुद्ध रक्त और एक बहता है अशुद्ध रक्त। तो इन्हीं को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसकी वजह से ही, दोहरे परिसंचरण तंत्र के वजह से ही यह जो शुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त है यह दोनों एक दूसरे में मिल नहीं पाता है। इसका परिवहन हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से होता है। क्लियर? समझ गए दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? अगली क्वेश्चन को देखिए सर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 2013, 14, 15, 17, इसके बाद 16, 17 कई तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सर क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? क्या है सर? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? और इसके बाद कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। या आपसे एग्जाम में एक और तरीका से ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इस क्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। क्या दीजिए? रासायनिक समीकरण भी दीजिए। चलिए आंसर आपको क्या करना है, तो हम आपको पहले ही बताए थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यह प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अर्थात हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस को क्या
क्या करता है, तो बाहर निकालता है, मुक्त करता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्त, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। समझ गए ना। आपको याद रखना है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में सर, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक के कारण, पेड़ पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक। तो उसके कारण क्या करता है, यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल, इसके द्वारा यह क्या करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। समझ गए। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक पदार्थ क्या है, तो सबसे पहले चाहिए हमको सूर्य प्रकाश, फिर चाहिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके बाद क्या चाहिए, जल सर, क्या चाहिए, जल चाहिए। इसके बाद क्लोरोफिल तो होना जरूरी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित। क्या कहते हैं सर, पर्णहरित। और यह क्या कहाँ पाया जाता है, पौधे के पत्तियों में। कहाँ पर पाया जाता है सर, पौधे के पत्तियों में। समझे कि नहीं समझे। तो सर अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस प्रकार का मापदंड उपयोग करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बहुत आसान। इतने आसान क्वेश्चन देखिए, हम किसी वस्तुएं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। वस्तुएं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है सजीव, क्या होता है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। क्या होता है सर, एक होता है निर्जीव। अब बताइए, इसकी पहचान और इसकी पहचान हम बड़ी आसान तरीके से करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या था, जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या था, जैव प्रक्रम। तो सीधा याद रखना है कि जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया होगी वह सजीव होगा, और जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं होगी वह क्या होगा, निर्जीव होगा। सर क्या होगा, निर्जीव होगा। अब ये जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जिस क्रिया के द्वारा जीव अपनी सारी क्रियाओं को पूर्ण करता है वही तो जैव प्रक्रम है। यानी कि क्या, यानी कि श्वसन क्रिया करना, पोषण क्रिया करना, उत्सर्जन क्रिया करना, परिवहन क्रिया करना, जनन क्रिया करना, ये सारा काम कौन करता है, सजीव प्राणी। कौन प्राणी करता है सर, सजीव प्राणी। अरे कभी बेंच डेस्क को देखे हो अपने समान धिया पुता पैदा करते हुए, नहीं ना। तो जनन किया नहीं किया, लेकिन एगो आदमी को देखे हो कि तुम अपने समान धिया पुता पैदा करता है, मतलब वो क्या हो गया, सजीव प्राणी, यानी कि जैव प्रक्रम की क्रिया करता है। समझ गए। तो बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, चुन सकते हैं हम लोग कि कोई वस्तु सजीव है, यानी कि कोई वस्तु सजीव है। इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सजीवों के लक्षण मापदंड का उपयोग करेंगे। अर्थात हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, श्वसन क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, अरे भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब देख लेना, ठीक है। इसके यह सारी क्रियाएं हम देखेंगे, जिसमें हो रहा है वो सजीव है, नहीं हो रहा है वो सजीव नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या करना है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। लीजिए सर, बहुत दमदार क्वेश्चन है, और 2022 के लिए तो आप लगा लीजिए स्टार इसको। चलिए आंसर में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको कह रहा है मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, फिर हमको दिखाना है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में दोनों चीज़ों का परिवहन होता है, ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में छोड़ते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे सर, तो सबसे पहले हमको लिखना है डैश देकर मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन। यह कैसे होता है, तो हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक जो कि हीमोग्लोबिन वर्णक है। हमारे रुधिर में कौन सा वर्णक, रुधिर यानी कि रक्त, रुधिर यानी कि रक्त, और रक्त यानी कि हम कहे तो ठेठी भाषा में खून। तो हमारा खून में कौन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक, जिसके कारण हमारा खून क्या होता है, लाल रंग का होता है। अब हीमोग्लोबिन वर्णक क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाता है। क्या हो जाता है, बंध जाता है, और इसके बाद उसे फेफड़ा तक ले जाता है। किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को। किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को फेफड़ा तक ले जाता है, जहां वे सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। और यह ऑक्सीजन क्या होता है हमारे शरीर में, तब जाकर के पूरे शरीर में इसका परिसंचरण होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, यह जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, इसीलिए यह क्या करता है, हमारे रुधिर में यानी कि खून में घुल जाता है, और घुलने के बाद श्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किससे निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। याद होगा, नहीं हुआ ना। देखो ऑक्सीजन क्या करता है, हम सांस लिए तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेते हैं हम सांस, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो। तो यह ऑक्सीजन जाता है और हमारे शरीर के खून में मिल जाता है, और खून
खून के साथ मिल करके इसका परिवहन किसके तरफ हो जाता है, पूरे शरीर में हो जाता है। किसमें हो जाता है, पूरे शरीर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो यह जल में घुलनशील होता है, इसलिए खून तो हमारा कैसन पानी की तरह ना होता है, तो इसलिए क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड उस जल में जाके घुल जाता है, मतलब खून में जाके घुल जाता है और यह फिर हमारे सांस से होकर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार तो मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सर आपको करना है, ये भी स्टार लगा लो बच्चों, स्टार लगा लो। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपसे केवल 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के सर, 2 ही नंबर के पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ 3 अंतर लिखना है, जाइलम और फ्लोएम। देखिए इन दोनों विधियों को समझ जाएंगे हम, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। जाइलम से क्या होता है, जल और खनिज लवण को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाया जाता है। जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, तो जल एवं खनिज लवण को क्या किया जाता है, यहाँ जड़ से लेकर, कहां से, जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, तो यह भोजन को, तैयार किया गया भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह जाइलम किसको, जल और खनिज लवण को पहुंचाता है जड़ से, और फिर फ्लोएम किसको, तो भोजन को पत्तियों से पहुंचाता है शरीर के विभिन्न भाग में। दूसरा नंबर पॉइंट याद रखना है, जाइलम में क्या होता है, खनिज लवण का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक नलिकाओं के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जाइलम में नलिकाएं एवं वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती है, लेकिन इसमें चालनी नलिकाएं और सहायक नलिकाएं क्या होती है, तो जीवित होती है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि जाइलम में पदार्थों का स्थानांतरण बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पदार्थों का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है, परासरण दाब के कारण। फ्लोएम तो फ से और परासरण प से, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार शायद छपेगी, पक्का छपेगी क्वेश्चन, क्योंकि 11 और 13 में ही पूछा गया है। तो आप याद रखना इस क्वेश्चन को कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 3 अंतर याद कर लेना है। 3 अंतर याद कर लो, पक्का एग्जाम में आएगा इस बार। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर को देखते हैं, तो इसमें हम छोटे छोटे अंतर को देख लेते हैं। आपको पहला अंतर याद कर लेना यहाँ से कि यह बाह्य क्रिया होती है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, यह कोशिका के बाहर होती है, लेकिन श्वसन क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है। इस दूसरा पॉइंट याद रखना है वह है कि अब श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर अगला पॉइंट आपको याद कर लेना है, श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन श्वसन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अगला पॉइंट सर आपको याद रख लेना है, श्वासोच्छ्वास में श्वसनांग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन श्वसन में श्वसनांग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब श्वसन अंग नहीं रहेगा तो श्वसन कैसे करेंगे, इसलिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है, श्वसन अंग की आवश्यकता होती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर के 4 कार्य बताइए। ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछेगा कि 2 कार्य बताइए, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 9 और 13 में पूछा गया है और शायद ये संभवतः 18 या 19 में भी पूछा गया है, ऐसे भी देख लेना, कोई क्वेश्चन बैंक को देख सकते हो। अब देखिए आंसर में आपको याद रखना है, रुधिर जो है यानी कि रक्त, रुधिर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्त भी कहते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे सर कि रुधिर जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। इसके निम्न कार्य है। रक्त देखिए हमारे शरीर में किस किस प्रकार से सहायक होता है। तो सबसे पहले यह ऑक्सीजन व अन्य गैस का हमारे शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन करता है। इसके बाद पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, पोषक तत्वों का। फिर यह उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है और इसके बाद शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखने में सहायता करता है। कौन, रक्त यानी कि खून, रक्त यानी कि खून यानी कि रुधिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए, या कितने प्रकार के होते हैं उनको लिखना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार 2 पाली में से एक न एक पाली में आएगा, पक्का आएगा। सारे क्वेश्चन को तुम शिद्दत से कर लो, सारा क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। इसमें से जितने क्वेश्चन को मैंने बताया कि ये छपने वाला है वो छपेगा, पक्का छपेगा। आंसर देखो क्या करना है, रुधिर का परिवहन यानी कि रक्त के परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में होता है उन्हीं को रक्त वाहिनी कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग रुधिर वाहिनी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है धमनी, क्या होता है, धमनी। फिर होता है शिरा और इसके बाद होता है रक्त कोशिकाएं। क्या होता है सर, रक्त कोशिकाएं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो अब सीधा बता देंगे ना कि रुधिर में जो उपस्थित ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन होता है ना,
ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही तो हमारा शुद्ध रक्त क्या होता है, लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन्स क्या है, इसका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है। 2014 में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक प्रकार की जटिल रचना होती है। ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है। जीवित शरीर जो होता है उसका 14% भाग कौन बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन के संयोग से बना होता है। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और लोहा आदि भी इसमें आंशिक रूप से उपस्थित रहता है। इसकी संयोजन इकाइयाँ अमीनो अम्ल होती है। इसकी जो प्रोटीन के संयोजन इकाई होते हैं वह क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है सर, अमीनो अम्ल होता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को तुम शिद्दत से कर लो, याद निश्चित ही कर लेना सभी क्वेश्चन को। बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रसगुल्ले की रस की तरह टपकेगी, रसगुल्ले की रस की तरह टपकेगी, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।